हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इतने दिनों तक वेट करने की वजह से मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा मदद हुआ हूँ और मैं ले आई हूँ आपके लिए इनटू द लाइट ऑन्स अगेन का अगला पार्ट। तो बिना किसी देरी के हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आयशा लूडियन से कहती है, मुझे प्लीज़ स्पिरिट रिलम तक ले जाओ। लूडियन उसको काफ़ी देर तक खामोशी से देखता रह जाता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन शायद तुम मुझसे किंग की बात कर रही हो ना। वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर क्यों नहीं ले जा सकते। लुटिन उसको बताता है, वैसे वो उस जगह पर मौजूद इस वजह से है क्योंकि वो प्राइस पे कर रहा है ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर करने की वजह से। आयशा बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि बकी उसकी तरफ देख रही होती है। फिर वो शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। उसे अपने आप से ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि वो उसने इंटरफेयर सिर्फ आयशा की वजह से ही किया था। अगर आयशा वहाँ पर ना होती और उसकी इतनी बुरी हालत ना होती तो लुमनस भी उसके लिए इस तरह का इक़दाम बिल्कुल भी नहीं उठाता। तो इसके ऊपर उसका इरादा और ज़्यादा पक्का हो जाता है और कहती है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। प्लीज़ मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर वो मौजूद है। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास भरी निगाहों से ये कह रही होती है। वो कहती है कि मैं उसको इस जगह बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। आशा भरी निगाहों से वो लुडियन को देखती है। लुडियन भी उसकी तरफ खामोशी से देख रहा होता है और फिर कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाता हूँ। आयशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। क्या सच में लूरियन तुम मुझे वहाँ ले जाओगे। लेकिन फिर उसके लिए वो उसको पहले उसका माइंड भी सेट करवाता है क्योंकि स्पिरिट रिलम का और इस जगह के टाइम फ्लो थोड़े काफ़ी ज़्यादा चेंज है। हो सकता है कि अगर वो उस जगह पर जाए और इस जगह की इतनी ज़्यादा तेज़ी से टाइम गुजरे कि उस पूरी की पूरी वार इसी जगह पर ख़त्म हो जाए, तो फिर वो इस जगह पर क्या करेगी। फिर वो दोबारा उसको कहता है, देखो मैं इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है तुम यहाँ पर वापस आ दो, यहाँ की जंग खत्म हो चुकी हो। वो परेशानी से नीचे नजर झुकाए देख रही होती है। फिर वो और ज़्यादा परेशान होती है और अपनी आंखें बंद करती है। इतने में उसके दिल में एक आशा जागती है और अपने मन में कहती है, ये ठीक है, मेरा भाई आइजेस ज़रूर इन सारी चीज़ों को तब तक संभाल लेगा जब तक मैं वापस आऊँ। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर लूडियन से कहती है, तो चलो लूडियन, हम उस जगह पर चलेंगे जिस जगह पर लुमनस मौजूद है। इसी बात से शिफ्ट होता है और हम चले जाते हैं सीधा वार की तरफ, वार के मैदानों में, जहाँ पर आइजस एक जगह पर जीत चुका था और उसके सारे के सारे साथी उस जगह पर जश्न मनाए जा रहे थे। उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे उसके सिपाही जो कि बड़े बड़े थे वो इर्द गिर्द मौजूद थे। वो भी अपने हाथ में एक गिलास लिए कहता है कि आज की विक्ट्री हम सबके नाम है और खुश हुए जा रहा था। तो उसे तब उसके सारे के सारे जितने भी सिपाही थे वो एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। आइजस कहता है कि मैं आप सबसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ क्योंकि इतने सारे वक्त में मैंने आपको बिल्कुल भी मौका ही नहीं दिया कि आप अपने थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट कर सकें। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। जिस पर उसका एक कमांडर उठता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी इतनी ज़्यादा सर्दी में हर्बल टी हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी है, वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और वंडरफुल होती है। और वैसे भी इस तरह की चीज़ों को एक साथ टॉस करके पीना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। और कमांडर कहते हैं, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये रिलीफ की बात है कि हम काफ़ी ज़्यादा विटनेस हैं इस बात की कि जब भी तुम नशे में होते हो। उसकी अभी पोल खुलने ही वाली थी पहले वाले कमांडर की, तो वो कहता है, तुम मुझे मॉक करने की कोशिश कर रहे हो ना हिज मैजेस्टी के सामने। आइजिस पे खामोशी से उन सबकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो बात दूसरे कमांडर की तरफ ले जाता है। वो कहती है, आगे तुम मेरी तरफ आके ऐसे क्यों आ गए हो। ग्रीन बॉल वाला कमांडर कहता है, क्यों, क्या तुम नहीं जानती आखिर कैसे। और फिर वो अपने इस तरह की बातों के बारे में एक दूसरे से डिस्कशन करने लगते हैं। ये तो शराब में इस तरह पड़ जाती है जैसे कि बिल्कुल ही कोई वो है ही नहीं और रोना पीटा डाल देती है। जबकि दूसरे वाला तो वो शराब में पी के ऐसे ही जो हंसत जा रहा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो उसकी तो पूरी तरह से एक दूसरे की पौले खोल रहे होते हैं। आजिज उसकी इस तरह की जुगलबंदी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, देखकर लगता है मेरे जितने भी जनरल्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा छुपे हुए राज है जिससे मैं बिल्कुल भी अनअवेयर हूँ। वैसे मैं इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था काफ़ी अरसे से, लेकिन हम इस तरह की सेलिब्रेशन उसके बाद दोबारा भी बना सकते हैं। ग्रीन बालों वाला कहता है कि हाँ, इस बात की हम इस आईना से कर सकते हैं। ब्लैक बालों वाला जनरल कहता है, वैसे जॉन इस बात का मैं चार्ज करता हूँ कि अगली बार जब भी हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे या आपके जितने भी टॉस हैं उन सारे को गिनेगा। फिर वो अपनी सारी हंसी खुशी को एक तरफ करके सीधा आ जाते हैं जंग के डिस्कशन के बारे में, उसके प्लान के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।
وہ اس जंग के मैदान में आहिस्ता आहिस्ता अपने जालों को फैलाते चले जा रहे थे ताकि उनके पड़ोसी ममालिक में हलचल मचती रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने और जालों को फैलाते ही चले जा रहे थे ताकि वो थोड़ी बहुत परेशान हो जाएं और अपनी मेन प्लानिंग की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी ना जाए। ग्रीन बालों वाला जनरल कहता है कि हमने अपने पिछले नेगोशिएशन के दौरान अपने जितने भी सिक्योर थे ओशन के जो थे सिक्योर कर लिए हैं, वो भी लेटन के खिलाफ जितनी भी सारी चीज़ें थी हमने अपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से सिक्योर करके रखी हुई हैं। और अब उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो फोर्सेस है वो एक जगह पर इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, और वो हमारे अप्रोच का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम किस वक्त उन्हें अप्रोच करेंगे। ब्लैक बालों वाला कमांडर कहता है, वैसे ये बात तो सही है, लेकिन जब इस तरह की चालाकी और मक्कारी की बात आती है वो उसके मामले में हमेशा सेकंड नंबर पर भी आते हैं। फिर अजीज कहता है, वेल मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जितनी भी मौजूद है वो बिल्कुल नॉटलेस है, बिल्कुल बेकार सी लग रही है। फिर वो कहता है, लेकिन खुशकिस्मती से एक सिफारती एलची के तौर पर अपने वक्त के दौरान मैंने अपने आप को खित्ते की जोग्राफी से आशना कर रखा है। वैसे मेरे पास एक सख्त ख्याल है जिसकी निशानदेही करता है कि दुश्मन गड़े के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है हमें। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये होगी कि हम जितने भी हमारे नॉर्थ वेस्ट के पास जितने भी आउटपोस्ट हैं, कैसल हैं, उन सब की तरफ हम अपने फोर्सेस को भेजेंगे जो कि कैन माउंटेन के पास मौजूद है। इसके बाद लॉयटेन डॉटमैन रिपोर्ट के साथ हमारे जितने भी मीटिंग्स पॉइंट पर हम अपने सामान को जितना भी हमारे पास सामान है हम उन सबको दोबारा से भरेंगे और अपने दोस्तों को मज़ीद तकवीज़ देंगे, उनको और स्टैंड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी जो दूसरी आर्मी की जो पूरी की पूरी फोर्स है वो हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत अरसे पहले ही तैयार है, तो उन सारी के सारी फोर्स को जल्दी से स्कॉट के आहिस्ता आहिस्ता करके मॉनिटर करने के लिए भेज दो। एनिमी ये जितनी भी मूवमेंट है वो सारी की सारी, उसके सारे बात पर जितने भी कमांडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मुत्तहिद थे और कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। फिर उनमें से एक कमांडर कहता है, बाय द वे अभी हाल ही में मैं एक ड्यूक रॉस्कल के डिसिपल को देख रहा हूँ जिसने अभी हाल ही में ये अपनी जगह को लिया है। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उसके इस बात पर आजिज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान भी होता है। वो चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस बारे में बात हो रही है। ब्लैक बॉल वाला कमांडर कहता है, ऐसा कोई जो बंदा जो कि आउटसाइडर है ड्यूक के बैटलफील्ड में अचानक से आ जाए, मैं तो उस बात में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करूँगा। दूसरी तरफ से ग्रीन बॉल वाला पर्सन कह रहा है, क्या तुम क्या कह रहे हो इस बारे में? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उस जगह पर ड्यूक बेल्टमोर होना चाहिए? ग्रीन बॉल वाला पर्सन कहता है कि उसने सुना है जितने भी उसके वॉलंटियर थे उस सब ने अपनी पोजीशन से अपने एकदम पीछे ले लिए हैं वाइस कमांडर जितने भी मौजूद थे उन उसकी पोजीशन के लिए। जिसके इस बात पर आइजर साई करते हुए कहता है कि इंपीरियल फैमिली इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आगे उस एक्सीडेंट के बारे में क्या सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। वो उस वक्त बिल्कुल ही बेवकूफ़ और अंदाज कर रहा था। फिर इसके बाद वो एक गहरी सोच में डूब जाता है, और वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी और ब्योन की सोच थी, जिसमें ब्योन उसके सामने नील डाउन होकर कह रहा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी इसी जगह पर ख़त्म करने को तैयार है क्योंकि इस जगह पर उसकी गलती है। वो जानता है कि उसकी क्या गलती है। वो इस बात से बिल्कुल भी अपनी बातों को पीछे नहीं ले सकता है। इस वजह से वो अपने वाइस कमांडर की पोजीशन से अपने पैर पीछे ले रहा है, और उसने अपने आप को एज ए बैटलफील्ड के सवाल के तौर पर एलमायर के सवाल के तौर पर डेडिकेट कर रखा है। तो वो उसकी इस तरह की बातों को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुका था। फिर वो उससे कहता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कह सकता, लेकिन इस जंग में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम पर यकीन करता हूँ, क्या तुम आओगे? सिर्फ तुम हो जिस पर मैं एतमाद कर सकता हूँ। वैसे भी हमारे सोल्जरी टॉस जो है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, तो चलो इस डिस्कशन को हम इसी जगह पर ख़त्म कर देते हैं जहाँ पर हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी। तो अब मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताना शुरू करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी है। इसके बाद उसी तब हमें सीन जाता है आयशा की तरफ, जो कि लोडियन के ऊपर बैठकर स्पेक्ट्रम की तरफ जा रही होती है, और वो उसके ऊपर से उतरते हुए देखती है और बहुत ज़्यादा हैरान थी। लेकिन उतरते ही अचानक से उसके चक्कर शुरू हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील करना शुरू कर देती है। लूडियन उसको बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम उठ चुकी हो? वो बहुत ज़्यादा सर पकड़ते हुए कहती है, नहीं मुझे पता नहीं चला कि किस वक्त मैं सो गई। इतने में उसकी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर लूडियन उसको अपना सर साइड में करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी इस बारे में बहुत ज़्यादा चौंका हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। तुम्हें किस बारे में इतनी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही है? तुम्हें किस बारे में इतना ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है? हो सकता है शायद ये स्पिरिचुअल ट्रैवल की वजह से हो रहा हो। वो कहते हैं, वाट, इसका क्या मतलब हो सकता है? फिर वो कहता है कि हाँ ज़रा तुम सामने देखो, तुम्हारा हमारी दुनिया में स्वागत है।
اور وہ اس جگہ پر بہت زیادہ خوبصورت سے حسین جھرنے کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارے اس پارٹ کی اس حصے کا اینڈ ہوتی ہے، تو ہم ملتے ہیں اپنے اگلے پارٹ میں، جب تک کہ بائے بائے۔